Hello बच्चों, welcome to my channel again. My name is Manish Rana and today we are going to start a very basic topic. अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटेंसी के अंदर बहुत ही बेसिक टॉपिक है बेटा. बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. आज आप सीखोगे कि डेबिट एंड क्रेडिट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं. फंडामेंटल जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि मान के चलो जब तक आप कॉमर्स स्ट्रीम में रहोगे, अकाउंटेंसी पढ़ोगे, ये बेसिक रूल्स कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले. डेबिट क्रेडिट के जो फंडामेंटल्स हैं कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले. तो आइए शुरू करते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी को बेटा निकाल लेंगे. कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर वो सब कुछ नोट डाउन करेंगे जो मैं यहाँ नोट डाउन करने वाला हूँ. एक एक चीज़ को ध्यान से नोट डाउन करते चलेंगे. कहीं समझ में नहीं आएगा कुछ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे. अकॉर्डिंगली आई विल गिव योर रिप्लाई. ठीक है, एंड आपके डाउट्स को मैं वहीं पर कंसिडर करूँगा. इसके अलावा मैं व्हाट्सएप नंबर अपना ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो मेक श्योर आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं. इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप. डाउट्स के लिए, क्वेरीज के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल. तो आइए अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी ओपन कर लीजिए और लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा. और एक एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से सुनना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है. और वीडियो काफ़ी लेट ड्रॉप कर रहा हूँ तो इसलिए सॉरी फॉर दिस, बट टाइम नहीं मिल पाता बेटा. लेकिन कोशिश करूंगा कि अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियो ड्रॉप करूँ. ओके. सो बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट मतलब क्या. सबसे पहले हम समझते हैं दो टर्म्स जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. सर ये डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट आए कहाँ से. देखो, फ्रा लूका पेसियोली एक इटालियन मैथमेटिशियन हुए. लगभग 1494 की बात है. इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इनोवेशन किया. डबल एंट्री सिस्टम जो भी हम अब पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम डेबिट क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस हम पढ़ते हैं, जो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम बनाना सीखते हैं, उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की इनोवेशन इन्होंने करी. फ्रा लूका पेसियोली ये मैथमेटिशियन थे. इनकी बुक के अंदर एक सिस्टम ये भी उन्होंने डिफाइन किया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो हमें इतना ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना, हमें बस इतना पता होना चाहिए हु आर द फादर ऑफ अकाउंटिंग. सो फादर ऑफ अकाउंटिंग इज फ्रा लूका पेसियोली. और इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इनोवेट किया. डबल एंट्री सिस्टम इज सिंपल. जिस भी ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग के अंदर डेबिट क्रेडिट आ जाता है तो बेटा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है. अकाउंटिंग बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम पर ही चलती है. तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बेटा दो टर्म्स को क्लियर करेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट का एग्जैक्ट मतलब क्या है. सर देखो, डेबिट को लिखते हैं डी आर डॉट. कैसे लिखते हैं, डी आर डॉट. हमेशा इसी तरीके से आपको शो करेगा ये बुक्स में और हर जगह. और क्रेडिट को लगते हैं हम सी आर डॉट. डेबिट का एग्जैक्टली मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को. डेबिट में बुक्स में ना आपको, आप जो भी प्राइवेट बुक से पढ़ोगे वहाँ पे लिखा होगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज अ डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से डिफाइन करता है वो. बट डेबिट और क्रेडिट के ना अपने भी कुछ अलग मीनिंग्स हैं. उन मीनिंग्स को समझना बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग की रूट को समझना बहुत जरूरी है. नहीं समझोगे तो बेटा रट के निकल जाओगे. और टीचर रटवाता कैसे है मैं ये भी आपको बता दूंगा. लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें फंडामेंटली चीज़ों को पढ़ना है. बिकॉज एंट्री ऐसी पक्की होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन्स इतनी पक्की होनी चाहिए कि सोते सोते अगर आपको कोई बोल देना कि बताओ जी परचेज ऑफ गुड्स की क्या ट्रांजेक्शन होगी, तो सोचना ना पड़े, रटना ना पड़े, क्रैम करना ना पड़े. कॉन्सेप्चुअली चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई ये होगा. लॉजिक्स क्लियर करने हैं और हर चीज़ को ध्यान से सुनना है. सो डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा. डेबिट का बेसिकली मतलब होता है ओनरशिप. सर ओनरशिप तो ओनरशिप है, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है. और आगे लिख देते हैं ओन्ड बाय बिजनेस. ओनरशिप कह लो, बिजनेस की ओनरशिप या बिजनेस के अधिकारों में, बिजनेस की ओनरशिप में जो भी चीज़ आती है, बिजनेस किसी भी चीज़ को ये बोल देना इस पर्टिकुलर चीज़ पर मेरा राइट है, उसको बुक्स में हम डेबिट करते हैं. हैं सर क्या बात कर रहे हो, बुक्स में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ. बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ मुझे पता है, बट कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, उनको समझो, अकाउंटिंग के फंडामेंटल को समझने की कोशिश करो. नोट डाउन करते चलना. नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है बेटा. ठीक है, रिपीट भी करना है, रिवाइज भी करना है, सब कुछ करना है. क्रेडिट का क्या मतलब है. क्रेडिट का मतलब होता है बेटा लाइबिलिटीज. सर लाइबिलिटीज क्या होती हैं बेटा, कर्जा. लोन तो पता होगा आपको, लोन बाय बिजनेस. बेटा हर वो चीज जो बिजनेस के लिए कर्जा है, देनदारी है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं बुक्स में. क्या करते हैं, क्रेडिट. और हर वो चीज जो बिजनेस की ओनरशिप्स में आती है ना, उसको हम क्या करते हैं बुक्स में, डेबिट करते हैं. समझ में आया बेटा. लोन मतलब क्या, लाइबिलिटी. ओन मतलब क्या, ओनरशिप. जिस भी चीज़ पर बिजनेस का अधिकार होता है उसको बुक्स में डेबिट करा जाता है.
जो भी चीज़ बिज़नेस के लिए लायबिलिटी है, देनी है, चुकानी है किसी को, तो उसको हम बुक्स में क्या करेंगे? क्रेडिट। वो पर्टिकुलर चीज़ जो देनी पड़ेगी, वो क्रेडिट होगी। क्लियर है? 2 टर्म समझ में आ गए। अब देखो जी, ये 1494 की बात है और उस समय राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था। खजांची हुआ करते थे, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे। धीरे-धीरे समय बीता, बिज़नेस होना स्टार्ट हो गए, बिज़नेस ग्रो करना, इंडिविजुअल बिज़नेस लोगों ने करने स्टार्ट कर दिए। तो पहले छोटे बिज़नेस हुआ करते थे, दिन की 5-10 ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, तो उनको याद रखना बड़ा आसान है। समय बीता, बिज़नेस ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, तो भैया दिन की अब 500-500 ट्रांज़ैक्शंस हो रही है, दिन की 600 हज़ार-हज़ार ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, तो फिर क्या करें? फिर यहाँ पर एक नीड हो गई कि एक ऐसा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम होना चाहिए कि यार चीज़ों को ना याद ना रखना पड़े और एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे पता हो कि मेरा बिज़नेस घाटे में जा रहा है, फ़ायदे में जा रहा है, मेरे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओवरऑल कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन पर मेरा अधिकार है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को किसी को चुकानी है। जैसे मान लो आज अगर मैं एक कोचिंग बिज़नेस ओपन करूँ, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करूँ, वो लाख रुपए में 50,000 रुपए मैं बैंक से लोन ले लूँ और 50,000 अपने लगाऊँ, तो 50,000 जो बाहर का है वो कहीं लिखा होना चाहिए ना रिकॉर्ड्स में। और जो मैंने लाख रुपए ओवरऑल लगाया, वो मैंने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया, मैंने चेयर्स में, टेबल्स में, एडवर्टाइज़मेंट में, ये कहाँ-कहाँ खर्च किया, उस सब चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। बेसिकली ये जान पाऊँ मैं कि जो भी मैं ट्रांज़ैक्शंस एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ, जो भी मैं लेन-देन कर रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ, उसका एट द एंड ऑफ द ईयर जो कंक्लूजन है, मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, ये मेरे को पता चल पाए। अब नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ याद रखना मुश्किल है। दिन की 2-4 ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं, गिने-चुने आपके कस्टमर्स हैं, तो वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन याद रखना बड़ा आसान है। वहाँ पे आप सिंगल एंट्री सिस्टम फ़ॉलो कर लो, वहाँ पे स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लो। साहब रामू से सामान खरीदा था, श्यामू को इतने का सामान बेच दिया, इसमें इतना मार्जिन है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिन की जब 500 ट्रांज़ैक्शंस होंगी, 1000 ट्रांज़ैक्शन होंगी, तो कहाँ तक लिखोगे स्टेटमेंट फॉर्म में? और फिर अगर स्टेटमेंट फॉर्म्स में लिखोगे तो एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर, कि आप ये बता सकते हो कि आपका बिजनेस मुनाफे में कितना है, घाटे में कितना है, फायदे में कितना है, लॉस में कितना है? इम्पॉसिबल। फिर बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इस आवश्यकता की वजह से डबल एंट्री सिस्टम आया, इनोवेट किया गया। क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब चीजों को नोट डाउन करते चलना, समझते चलना। ओके, चलिए। तो डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कुछ, जिनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल रूल्स, और मैं बोल सकता हूं गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, बहुत फेमस अकाउंटिंग रूल्स हैं ये। इन रूल्स को समझो। मैं अपने ही कोचिंग का बिजनेस का एक एग्जांपल लेके चलूंगा। देखो, मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक बिजनेस करता हूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता हूं, जो भी एक्टिविटीज मैं परफॉर्म कर रहा हूं बिजनेस के अंदर, उसके अंदर ले दे के अगर आप हिसाब लगाओ ना, तो 3 चीज़ों से मेरे पाले पड़ते हैं। सर किस किस चीज़ से? कोई भी बिजनेस आप उठा लो, मान लो एक मेडिसिन की शॉप उठा लो। एक मेडिसिन की शॉप अगर आप चलाते हो तो आपका कस्टमर के साथ पाला पड़ता है। हाँ सर, कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन होती है। सर जो आप सेविंग्स करते हो बैंक में करते हो? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। दवाइयाँ खरीदते हो फार्मास्यूटिकल कंपनी से खरीदते हो? बिल्कुल खरीदते हैं। मतलब बाहर के सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकता है जिसको मैं सामान बेचता हूँ, इसके अलावा बैंक के साथ भी मेरा लेन देन है। चलो जी, एक कैटेगरी तो ये हो गई, बाहर वाले कस्टमर, बाहर वाले इंसान और बाहर वाले बिजनेसेस। ओके, इसके अलावा आप जब बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हो, बिजनेस के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हो, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको परमानेंट तरीके से यूज करनी पड़ती हैं, जिसके बिना आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा? मेडिसिन की शॉप में क्या क्या ऐसी चीजें जिसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे? सर फर्नीचर, सर एसी, सर फ्रिज, दवाइयों को प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना है। अच्छा, वो ऐसी चीजें हैं जिनको मैं खरीदूंगा और लंबे समय तक यूटिलाइज करूंगा, लंबे लंबे समय तक यूज करूंगा। और हर वो चीज जो बिजनेस को यूज करनी पड़े, लंबे समय तक यूज करनी पड़े, बेनिफिट लेना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? एसेट्स। एसेट्स के अंदर लिख लो फर्नीचर, एसी, फ्रिज। अब बेटा हर बिजनेस के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो तो भैया वहाँ पे मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, है कि नहीं? अगर मैं कोचिंग बिजनेस चला रहा हूँ तो मेरे को टेबल चेयर फैन फैन की जरूरत पड़ेगी, एसी की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बोर्ड मार्कर,
भैया ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं क्या करूँगा, लंबे समय तक यूटिलाइज करूँगा। तो भाई ये दो चार चीज़ें आप याद रखना। पहली बात, बाहर वाले कस्टमर, बाहर वाले बिजनेस, उनके साथ ट्रांजेक्शन होंगी। बिजनेस को चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए कुछ मेरे को साधनों की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, जिसको मैं लंबे समय तक यूज करूंगा। ठीक है जी। इसके अलावा बिजनेस को चलाने के लिए रोजमर्रा के बहुत सारे खर्चे मैं करूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। सर कैसे एक्सपेंस? कोचिंग सेंटर मान लो मैंने ग्रो कर दिया, मैं टीचर को हायर करूंगा, भाई ये टीचर फलाना सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये टीचर फलाना सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अब टीचर आएगा तो फ्री में तो आएगा नहीं, वो सैलरी लेगा। बिजली यूज़ हो रही है, बिजली का खर्चा, पानी यूज़ हो रहा है, पानी का खर्चा, साफ सफाई का खर्चा, हर तरह का खर्चा है कि नहीं है। शॉर्ट टर्म नेचर के खर्चे हैं कि नहीं है। मेडिसिन की शॉप आप चलाते हो तो साफ सफाई का खर्चा होता है कि नहीं होता, उसमें पानी का खर्चा होता है, मेरे को वाटर कूलर लगाना पड़ रहा है उसके अंदर, ठीक है, जिसमें ठंडा गर्म पानी है ताकि मैं बैठ पाऊँ मैं टिक के। हो सकता है मैंने कोई लड़का रख रखा है जो कि सिर्फ मेडिसिन में डील करता है, काउंटर पे बैठता है, अकाउंटेंट रख रखा है, वो हिसाब किताब रखता है। ये सब फ्री में बैठेंगे क्या? ये सब पैसे लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंसेस, साफ सफाई का खर्चा, हाउस कीपिंग, देर आर सेवरल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम कलेक्शंस। बिजनेस के पास पैसा भी तो आ रहा है, क्योंकि मेडिसिन अगर आप मार्केट में बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, सेल से पैसा भी आएगा। तो एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, है ना। एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, इनको भी डील करूंगा मैं। तो ले दे के मेरे को इन तीन चीजों के खाते बनाने पड़ते हैं, तीन चीजों के रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। तीन कैटेगरी में बांट दो, जितनी भी ट्रांजेक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, उनको तीन कैटेगरीज में बांट दो, दैट्स इट। और उन तीन कैटेगरीज को अलग अलग रूल्स बना दिए गए। उसके पहला रूल बना दिया गया कि साहब, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन पर्सनल अकाउंट। सर पहले बताओ पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कंफ्यूज मत करो, लिखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है। मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, आपको सिर्फ फंडामेंटल समझना है। बुक्स में आर्टिफिशियल, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव, पता नहीं कितने तरह के पर्सनल अकाउंट गिवन है। मैं हर तरह के पर्सनल अकाउंट का ना क्रक्स आपको दे रहा हूँ कि पर्सनल अकाउंट ओवरऑल होता क्या है। लिख लो। इट इंक्लूड्स all the accounts of individuals, business entities who is coming under the transaction with our business, who is coming under the transactions with our business। मैंने समराइज कर दिया, साफ सीधी बात। मुझे नहीं पता ये डेफिनेशन कितनी करेक्ट है, कितनी सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बाहर पर्सनल अकाउंट कोई नहीं होता। पर्सनल अकाउंट के अंदर ले दे के वो सब हैं जो इंसान है या बाहर वाले बिजनेस हैं, जिनके साथ मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, सिंपल। सर एग्जांपल दो, लिखो। राम डेटर। सर डेटर कौन? डेटर वो पर्सन होता है जिसको आपने उधार में कुछ बेचा है और बाद में आप उससे पैसा रिकवर करोगे। डेटर, देने वाला। जिसको आपने सामान बेचा है, मेडिसिन की शॉप है, आपने उधार में किसी राम को दवाई बेच दी, तो राम आपको बाद में पैसा देगा ना, वो आपके साथ ट्रांजेक्शन में आ रहा है ना। और राम कौन है? एक इंडिविजुअल है, एक बिजनेस है। बिजनेस है, इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल है, एक इंसान है। इसी तरीके से श्याम क्रेडिटर। सर श्याम कौन? श्याम कौन? श्याम कौन? जिससे आपने दवाइयाँ खरीदी हैं, दुकान पर लाए हो, फिर दवाइयों को आगे बेच रहे हो। राम को दवाइयाँ बेच दी, लेकिन वो दवाइयाँ खरीदी भी तो होंगी कहीं से। वो दवाइयाँ श्याम से खरीदी थी, लेकिन श्याम को भी पैसा नहीं दिया, तो श्याम कौन है? मेरा क्रेडिटर, जिसको मैं बाद में पैसा दूंगा। जिसको पैसा दूंगा वो क्रेडिटर होता है। ठीक है। अल्टीमेटली देखो कॉमन क्या है कि ये ना सब इंसान है। इसके अलावा और कौन हो सकता है सर? बैंक। सर बैंक कैसे? बैंक कैसे? बैंक कैसे? बेटा बैंक तो बाहर वाला बैंक है ना, बैंक तो बैंकिंग बिजनेस है, मेरे पिताजी का बैंक थोड़ी ना है।
मेरा मेरे बिजनेस का बैंक के साथ क्या क्या लेन देन, क्या ट्रांजेक्शन है, क्या रिलेशन है। सिंपल सी बात है, मेरा रिलेशन सिर्फ इतना है कि मैं अपना पैसा अपनी सेविंग्स बैंक में जमा करवाता हूँ, और जितना पैसा मैं बैंक में जमा करवाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ बैंक मेरा ओनरशिप है तेरे ऊपर कि लाख रुपए मैंने तेरे को जमा करवा रखे हैं, मैं जब मर्जी आऊंगा विड्रॉ कर लूंगा। कर लूंगा नहीं कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। तो बैंक एक बैंकिंग बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर बैंक अकाउंट आ जाए तो मतलब कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बिकॉज बैंक एक बाहर वाला बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस है, कस्टमर बाहर वाले हैं, सप्लायर्स बाहर वाले हैं। श्याम एक इंसान था, हो सकता है इसकी जगह कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होती, लेकिन वो है तो बाहर वाला बिजनेस। तो बाहर वाले बिजनेस और बाहर वाले इंडिविजुअल्स, चाहे वो डेटर हो क्रेडिटर हो, जो मेरे साथ ट्रांजेक्शन में आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? पर्सनल अकाउंट। उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से एक अकाउंट और आता है इसमें, कैपिटल। सर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? बेटा कैपिटल अकाउंट होता है ओनर का अकाउंट। सर ओनर बाहर वाला कैसे हो गया? बेटा ओनर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर वाला ही कंसिडर किया जाता है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? ध्यान से सुनो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिजनेस है, ठीक है जी। बिजनेस किसका है सर? मेडिकल की शॉप है। और ये भाई साहब हैं हमारे लाला जी। लाला जी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मेडिकल की बहुत बड़ी शॉप खोली। देखो आपको लगता है कि एक लेमैन जो होगा ना, एक जो कॉमन आदमी होगा, वो बोलेगा यार ये ओनर और बिजनेस अलग अलग थोड़ी ना है, ओनर का ही तो बिजनेस है। बिल्कुल है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बात करता हूं ना, अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग का पीओवी कुछ और है। इस पीओवी को समझो। आप अकाउंट पढ़कर अकाउंटेंट बनोगे, अपने आप को हमेशा क्या मानो? बिजनेस मानो। आप अकाउंट पढ़ के अकाउंटेंट बनोगे, अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग कुछ भी कर रहे हो अकाउंटिंग के अंदर, साफ सीधी बात, अपने आप को क्या मानो? बिजनेस मानो। मैं नहीं जानता ओनर कौन है, साफ सीधी बात। अकाउंटिंग के फंडामेंटल इस तरीके से काम करते हैं। सर क्यों नहीं जानते? देखो अकाउंटिंग के फंडामेंटल काम कैसे करते हैं, इन दोनों की पहले बात सुनो, ये बात क्या कर रहे हैं देखो। ओनर बिजनेस से बोल रहा है, बिजनेस जी मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस का अकाउंटेंट मतलब मेडिकल की शॉप का अकाउंटेंट क्या बोल रहा है? एक अकाउंटेंट बना देते हैं, ये अकाउंटेंट आप ही हो और कोई नहीं है। ये देखो ये रहे आप छोटू से, ठीक है, ये छोटू से आप हो, आप अकाउंटेंट हो। आप पता क्या बोल रहे हो? ओनर जी मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बिजनेस को आप पैसा दे तो रहे हो 10 लाख रुपए, लेकिन एक बात बताओ, जिस दिन बिजनेस बंद हो गया ये पैसा तो आप ही ले जाओगे, हाँ या ना? ये पैसा आप ले जाओगे नहीं ले जाओगे? बिल्कुल ले जाओगे जी। ये पैसा एट द एंड किसकी जेब में जाएगा? साहब आपकी जेब में जाएगा। तो ऐसा है कि मैं इस पैसे को ले तो रहा हूं, लेकिन ये 10 लाख रुपए मेरी क्या है? ये 10 लाख रुपीज इज ऑलवेज लाइबिलिटी फॉर मी। ये पैसा मेरे लिए क्या है? कर्जा है। क्योंकि जिस दिन बिजनेस बंद होगा ना, सबसे पहले आप अपना 10 लाख रुपए निकालोगे। समझ में आ रही बात? एज वेल एज बिजनेस इस 10 लाख रुपए से जो कमाएगा, जो इनकम जनरेट करेगा, इस 10 लाख रुपए को बिजनेस इन्वेस्ट करेगा और उससे कुछ इनकम भी जनरेट करेगा। जो भी बिजनेस इनकम जनरेट करेगा ना, मान लो कि 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर ली, तो ये जो इनकम है ना, ये भी बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। टुवर्ड्स होम? टुवर्ड्स ओनर। तो आप समझो कि ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए अकाउंटिंग में एक अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट हमेशा बिजनेस में क्या होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब मैंने क्या बताया? लोन। क्योंकि बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया, लेकिन एट द एंड बिजनेस का कहना यह है कि ये पैसा जब तक मैं चल रहा हूं, जब तक बिजनेस ऑपरेशन चल रहे हैं, ये पैसा मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। बिकॉज जिस दिन बिजनेस बंद हो गया, ये 10 लाख रुपए आपका। एज वेल एज इस 10 लाख रुपए से मैं कुछ भी कमाऊंगा, इनकम जो जनरेट करूंगा, वो भी मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो जो भी इनकम जनरेट करी, वो भी बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो इन दोनों को ही बुक्स में क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है आपको? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मैं जब आपको थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे बोथ आर सेपरेट। ओनर एंड बिजनेस का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, रिलेशन सिर्फ पैसों का है। बिजनेस का ये कहना है, अकाउंटेंट का ये कहना है कि जो पैसा आप लगा रहे हो, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। एज वेल एज इस पैसे से अगर मैं कुछ कमाऊंगा, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब क्या? कर्जा, देनदारी। मैं एट द एंड किसको दे दूंगा? आपको दे दूंगा, ओनर को दे दूंगा। गॉट इट? दैट इज वाई बुक्स में हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ जाए, नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से। जैसे मैं चार्ट बना रहा हूँ, जैसे मैं चित्रकारी कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे आपने करनी है, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करनी।
तो कैपिटल भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ओनर भी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कैसा कंसिडर किया जाता है? बाहर वाला कंसिडर किया जाता है सर, क्योंकि ओनर अगर पैसा लगा रहा है तो बिजनेस ये कह रहा है कि मेरा कर्जा है, तो ऑब्वियसली उसको बाहर वाले तो कंसिडर कर रहा है ना। तो हर इंडिविजुअल और हर बिजनेस एंटिटी जो मेरे साथ ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं, मेरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं ना, वो सब क्या है जी? पर्सनल अकाउंट है। बस इतना क्लियर हो गया तो आगे चलूं। अभी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे फोकस करेंगे और बिल्कुल कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि पर्सनल अकाउंट होता क्या। मैंने सबको समराइज कर दिया है। देयर आर टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, बट कोई बात नहीं, बाद में सीख लेंगे। अभी सबको मैंने समराइज करके आपको कंक्लूजन बता दिया कि इंडिविजुअल्स और बिजनेस एंटिटीज जो हमारे साथ ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं, मेरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं ना, लेन देन में आ रहे हैं, वो सब बाहर वाले कौन है? पर्सनल अकाउंट है। गॉट इट? अब मैं यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन लेता हूँ, ध्यान से देखिए। ट्रांजेक्शन नंबर 1, गुड्स purchased of rupees 1 lakh from from श्याम। गुड्स क्या है पहले तो ये समझो। गुड्स वो है जो कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपने रखा हुआ है। मतलब हर वो चीज जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप कुछ सामान खरीद के मार्केट में बेच देते हो, सामान खरीदते हो, पैकिंग वैकिंग करवाते हो और उसको मार्केट में बेच देते हो, दैट इज योर गुड्स। तो बताना जरा, मेडिकल की शॉप में गुड्स क्या है सर? दवाइयाँ। तो फिर सर अगर गुड्स दवाइयाँ हैं तो फिर एसेट क्या है? एसेट वो है जिसको आप लंबे समय तक यूज करोगे, जैसे कि उसमें पे फर्नीचर रखा हुआ है, वो एसेट है। ठीक है। गुड्स क्या है? जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, जिसमें आप डीलिंग कर रहे हो। ठीक है। कोचिंग सेंटर के अंदर गुड्स हैं क्या? नहीं, कोचिंग सेंटर में सर्विस होती है। ठीक है। क्लासेज हैं वहाँ पे, कोचिंग सर्विसेज हैं। ओके। तो अगर आपका कोई भी ऐसी शॉप है, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, आप मान लो किसी ज्वेलरी में डील कर रहे हो, ज्वेलरी आपके लिए गुड्स है। ठीक है। ज्वेलरी की शॉप में फर्नीचर लगा है, बहुत अच्छी सजावट हो रखी है, वो सब कुछ एसेट है, लंबे समय तक बिजनेस में रखा रहेगा वो, और शॉप में रखा रहेगा। जिस भी चीज़ में डील कर रहे हो, जिस भी चीज़ में ट्रेड कर रहे हो, वो सब क्या है? गुड्स हैं। तो फर्नीचर की शॉप में सर फिर गुड्स क्या है? फर्नीचर की शॉप में सर, फर्नीचर की शॉप में गुड्स क्या हो जाएंगे? फर्नीचर हो जाएगा। फिर सर फर्नीचर की शॉप में फिर एसेट क्या होगा? सर फर्नीचर की शॉप में अगर एसी रखा हुआ है ना, तो एसी क्या है? एसेट। फर्नीचर की शॉप में एसी रखा हुआ है तो एसी क्या है? एसेट। वहीं फर्नीचर जो आप ट्रेड कर रहे हो, जिसको खरीद के आप बेच रहे हो, वो क्या है? गुड्स। ठीक है। सो आपने गुड्स परचेज करें। अब ये गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं गुड्स को क्लासीफाई नहीं कर रहा, मान लेते हैं मेडिसिन ही मान लो यार। ठीक है। तो मेरी मेडिकल की शॉप है, मैंने लाख रुपए की दवाइयाँ खरीदी हैं श्याम से। ओके। तो गुड्स परचेज करना मतलब क्या? यहाँ पे ना एक अकाउंट ओपन होता है, परचेज अकाउंट। ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझ लो। परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट होता है। अब सर ये परचेज अकाउंट डेबिट कहाँ से आ गया? ये परचेज अकाउंट तो आपने नहीं बताया हमें। रुक जाओ, ठंड रखो, सबर, थोड़ा सा वेट, बस अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भागने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, बस सुनते जाओ ध्यान से, सब फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। इधर आओ। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने सिर्फ आपको भी पर्सनल अकाउंट बताया। मैंने आपको क्या बोला कि ब्रॉडली हमें 3 कैटेगरी सीखनी है। तो ले देखिए, अभी मैंने कस्टमर, बैंक्स और बाहर वाले बिजनेसेस की बात करी है। तो मतलब मैंने सिर्फ आपके साथ अभी क्या डिस्कस करा है? पर्सनल अकाउंट डिस्कस किया है। अभी मेरे को एक लास्ट रूल डिस्कस करना है, एक्सपेंसेस और इनकम का। तो हो सकता है वहां पे जाके क्लियर हो जाएगा आपको, तो थोड़ा सा वेट रख लो, मेरे को 3 रूल पढ़ाने हैं। आप मुझे बस ये बताओ कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर, ट्रांजेक्शन लिखते ऐसे ही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, इस पूरी ट्रांजेक्शन में कौन सा ऐसा अकाउंट है जो किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? बस इतना बताओ। सर श्याम। हाँ या ना? हाँ सर, श्याम रिप्रेजेंट कर रहा है। और श्याम को आप ट्रांजेक्शन में क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब मुझे एक बात बताओ, गुड्स परचेज करें श्याम से, तो श्याम को पैसा दोगे या लोगे? सर पैसा देंगे, कैसी बातें कर रहे हो? तो देखो ना, यहाँ रूल में लिखा तो था, क्रेडिट द गिवर। जब भी मेरा बिजनेस किसी को पैसा देगा तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। बाहर वाले को हम क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट। ओके। समझ में आया ये बात? कि जब भी हम किसी बाहर वाले को पैसा देंगे, मेरा बिजनेस, मेरा मेडिकल का शॉप किसी बाहर वाले को पैसा देगा, क्यों देगा भाई? मैंने गुड्स परचेज करे थे इसलिए देगा। इन दोनों में पर्सनल अकाउंट कौन सा है? श्याम का अकाउंट है, बिकॉज यही एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है अकाउंट, राइट? और इस श्याम को मेरा बिजनेस क्या करेगा? पैसा देगा, क्रेडिट द गिवर।
मेरा बिजनेस गिवर है, किसके लिए? श्याम के लिए, श्याम को पैसा दूंगा। तो बस इतना पकड़ो, मैंने सिर्फ आपको पर्सनल अकाउंट समझाया, तो इस अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर पर्सनल अकाउंट कौन सा है सर? श्याम का अकाउंट है, और श्याम ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? क्रेडिट। और एज पर द रूल मैंने श्याम को क्या करा है? क्रेडिट करा है। आइए फटाफट ट्रांजेक्शन नंबर 2। अभी परचेज पर फोकस मत करना बेटा, परचेज अभी क्लियर हो जाएगा, रूल नंबर 3 तक पहुंच जान दो मेरे को, मैं दोबारा से दिखाऊंगा ये सारी ट्रांजेक्शन आपको। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम ऑफ रुपीज 1,50,000। अब जो गुड्स आपने परचेज करे थे आपने राम को बेच दिए। अब मुझे बताओ इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन सा ऐसा अकाउंट है जो किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर राम। अब गुड्स अगर राम को बेच रहे हो, या मैं बोलूं दवाइयां अगर राम को बेच रहे हो, तो राम से पैसा लोगे या दोगे? सर पैसा लेंगे, कैसी बातें कर रहे हो आप? वी आर द रिसीवर्स। यस, सो माई बिजनेस इज रिसीवर हेयर। सो नाउ मिस्टर राम अकाउंट डेबिट, मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सर ये सेल्स कहाँ से आया, सेल्स कहाँ से आया, सेल्स कहाँ से आया? बेटा मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा वेट, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, यहाँ पर परचेज को इग्नोर कर दो, क्योंकि अभी आपको क्लियर हो जाएगा, रूल नंबर 3 तक पहुंच जान दो मेरे को। और यहाँ पर सेल्स को इग्नोर कर दो, ये सेल्स भी अभी पल्ले नहीं पड़ेगा। सर ये सेल कहाँ से आया? ये क्रेडिट कर रहे हो आप। देखो जो ऊपर वाला होता है वो डेबिट होता है, राम डेबिटेड टू करके जो भी लिखा होता है वो क्रेडिट होता है। अब सेल्स यहाँ पर क्रेडिट हुआ, तो सर सेल्स कहाँ से आया? सेल्स है क्या? सिंपल सी बात है, सामान बेचा, मेरी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है? वो मैं बताऊंगा आपको रूल नंबर 3 के अंदर, तब तक आप रुक जाओ। अभी मैंने सिर्फ आपके साथ पर्सनल अकाउंट डिस्कस किया है साहब। पर्सनल अकाउंट यहाँ पर कौन पर्सन है? सर राम पर्सन है। तो राम कौन है यहाँ पे? डेटर। डेटर मतलब वो पर्सन जो पैसा देगा, और उसको आपने ट्रांजेक्शन में क्या कर रखा है? डेबिट। वाई? बिकॉज योर बिजनेस इज अ रिसीवर नाउ। आप अकाउंटेंट हो और आप अपने बिजनेस के लिए क्या बोल रहे हो कि मैं राम से पैसा रिसीव करूंगा, तो रूल के हिसाब से क्या लिखा है? डेबिट द रिसीवर। तो बेटा फंडामेंटली ये रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी मैं किसी बाहर वाले से पैसा लूंगा तो उस बाहर वाले को डेबिट कर दूंगा, जब भी मैं किसी बाहर वाले को पैसा दूंगा तो उसको मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो कौन सा अकाउंट होना चाहिए? पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? सारे इंडिविजुअल्स के अकाउंट, सारे बिजनेस एंटिटीज के अकाउंट जो कि बाहर वाले हैं, जिसके साथ मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिस बिजनेस का मैं कौन हूँ? अकाउंटेंट हूँ। यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन कर लो अच्छे से, पॉज कर लो वीडियो को, अच्छे से नोट डाउन कर लो, मनन कर लो, रिकैप कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। ओके,